नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि में। यहाँ मिलेगा आपको बीपीएससी तैयारी 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान। हमारा आज का टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले फसल के बारे में जानेंगे। सेकेंड है पोषक तत्वों के आधार पर फसलों के प्रकार को जानेंगे। थर्ड है फसल पद्धतियाँ। फोर्थ टॉपिक है हमारा खाद एवं उर्वरक। पांचवा भंडारण। और आखिर में जानेंगे जंतुओं के भोजन। और यह टॉपिक सीटेट 2025 में जो देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है फसल। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, जैसे कि मकई की फसल। और खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे मकई के हों। अब जानते हैं फसलों के प्रकार के बारे में। तो मौसम के अनुसार फसलों के 3 प्रकार हैं। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। अब जानते हैं खरीफ फसल के बारे में। तो खरीफ फसल के उदाहरण है धान, मकई और मूंगफली। और इन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक हो जाती है। और यहाँ पे सोयाबीन, कपास, ये सभी भी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। आप चित्र में देख सकते हैं खरीफ फसल के उदाहरण। सेकेंड है रबी फसल। तो आप चित्र 10.4 में देख सकते हैं गेहूं का खेत, और दूसरा चित्र देख सकते हैं सरसों का खेत, और थर्ड में देख सकते हैं मटर का खेत। तो शीत ऋतु में उगाए जाने वाले पौधे रबी फसलें कहलाती हैं। अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च में इसकी कटाई की जाती है। और इनके उदाहरण है गेहूं, सरसों, मटर, अलसी इत्यादि। अगला है हमारा ग्रीष्म फसल। तो जायद फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है और इसकी बुआई मार्च से जून माह के बीच गर्मी के मौसम में की जाती है। और दलहनी फसलें तथा सब्जियां भी इसी मौसम में लगाई जाती है। अगला हमारा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। अब जानते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हॉर्टिकल्चर के उदाहरण क्या हैं। अगला हमारा पॉइंट है पोषक तत्वों के आधार पर फसलों के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, सेकंड है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल और थर्ड है वसा प्रदान करने वाली फसल। और शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज हैं। और अलग अलग फसलों द्वारा इन पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। अब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली प्रमुख फसलें हो गई चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा तथा ज्वार हैं। और इन्हें अनाज या धान्य फसल कहा जाता है। ये मनुष्य के भोजन के प्रमुख अंग हैं। अगला है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। तो सोयाबीन, चना, मसूर, अरहर, मटर आदि फसल प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इन फसलों को दलहन फसल कहा जाता है और इससे हमें दाल की प्राप्ति होती है। थर्ड है वसा प्रदान करने वाली फसल। तो सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तीसी, तिल आदि फसलों से वसा या तेल की प्राप्ति होती है। इस कारण इन फसलों को तेल वाले बीजों की फसल कहते हैं और इन बीजों से वसा या तेल प्राप्त होता है। और यह भी जान लेते हैं कि विटामिन तथा खनिज लवणों की प्राप्ति मुख्यतः सब्जियों तथा फलों से होती है। अगला है रेशेदार फसल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जूट एवं कपास को रेशे की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। इन फसलों को रेशेदार फसल या फाइबर क्रॉप कहा जाता है। यहाँ पर आप सब्जियों के खेत को देख सकते हैं। तो विटामिन और खनिज लवणों की प्राप्ति सब्जियों तथा फलों से होती है। अगला हमारा टॉपिक है आधारिक फसल पद्धतियाँ। और इन पद्धतियों का उपयोग एक व्यवस्थित रूप से किया जाता है जिससे फसलों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना और फोर्थ है सिंचाई और पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा। अगला है कटाई और इसमें लास्ट में आता है भंडारण। तो फर्स्ट है हमारा मिट्टी तैयार करना। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना कृषि उत्पादन का प्रथम चरण होता है।
और मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अगला है कृषि औजार। तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। अगला है हमारा बुआई। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं बीज बोने का पारंपरिक तरीका और इसे परंपरागत सीड ड्रिल कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो वे पदार्थ जिससे मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। और उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। और यहाँ पर उर्वरक के कुछ उदाहरण बताए गए हैं जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। अगला है सिंचाई के पारंपरिक तरीके। तो आप चित्र में देख सकते हैं सिंचाई किया जा रहा चित्र 1.4 में मोट के द्वारा। चित्र B है चेन पंप और चित्र C में दिखाया गया है ढेकली के द्वारा। अब जानते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। तो पहला है मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट और आप चित्र में जो जैसा दिखाया गया है वही सब है ये। अब जानते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। तो यहाँ पे फर्स्ट में बताया गया है छिड़काव तंत्र। आप चित्र में देख सकते हैं छिड़काव तंत्र। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो और छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। सेकेंड है हमारा ड्रिप सिस्टम यानी ड्रिप तंत्र। तो इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। आप चित्र में देख सकते हैं ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र के अंतर्गत पाइपों से सिंचाई की जाती है और इस विधि में जल बूंद बूंद करके जड़ों में गिरता है और फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए यह सर्वोत्तम तरीका है। अगला हमारा पॉइंट है खरपतवार से सुरक्षा। तो आप चित्र 1.6 में देख सकते हैं खरपतवार नाशी का छिड़काव। तो जैसा कि खेत में अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं तो उसे अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं और खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। और खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। और रसायनों के उपयोग से भी हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं जैसे कि 2,4-D। अगला हमारा पॉइंट है कटाई। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है और एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। और हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है और एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं दरांती, चित्र 1.7। और काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है भंडारण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कटाई के बाद अनाजों को भविष्य में उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखने की विधि को भंडारण कहा जाता है और कटाई के बाद अनाज का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बाड़े में करते हैं और बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है जिससे उनको सुरक्षित रखा जा सके। आप चित्र में देख सकते हैं अनाज भंडारण हेतु साइलो। और अगले चित्र में दर्शाया गया है भंडारण गृहों में बोरों में अनाज का भंडारण। अगला हमारा पॉइंट है जंतुओं से भोजन। तो इस तालिका को आप अपने घर पर पूरा कर लीजिएगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। और इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको बता दिया गया है, जो जानने लायक बात थी। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से बन रहे थे वो आपको बता दिया गया है। इसमें सिर्फ इतना ही बेसिक था, आपको जो था बता दिया गया है।
अगला हमारा चैप्टर होगा सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, और ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। और अध्याय 2 से 1 या 2-3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इसे मिस ना करें। और जो सीटेट का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए नमस्ते।